चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे इंडेक्स 40 में हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया। काफ़ी कंसेप्ट को हमने कवर किया बेसिकली, और मैंने कहा था इसमें कि कंसेप्ट आपको एक साथ ही यहाँ पे पढ़ने होंगे, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब कंसेप्ट में 2-3 पॉइंट है और वो मैं करवा दूँ तो सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले इंडेक्स 40 में जितना हमने पढ़ा एक बार के लिए देख लेते। कहते हैं कि सर इंडेक्स 40 नाम क्या है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब कहते हैं कि सर भाई सिंपल सा है कि प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है किसके द्वारा सर, ओनर के द्वारा। ठीक है। और पर्पस क्या हो सकता है, कहते हैं कि दो ही पर्पस हो सकते हैं, उसके अलावा है तो फिर इंडेक्स 40 नहीं है। वो दो पर्पस है तो ठीक है आपके पास में। कौन से पर्पस, कहता है कि या तो रेंटल पर्पस होना चाहिए या फिर आपके पास में कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, या फिर दोनों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इन दोनों के अलावा फिर आपके पास में तीसरा नहीं हो सकता, अगर है तो फिर इंडेक्स 40 नहीं है। इसी के साथ ये आपको ये भी कह रहे थे कि भाई प्रॉपर्टी हेल्ड की है ओनर ने फॉर द पर्पज ऑफ टू अर्न रेंटल या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर बोथ। कहता है कि ये बिजनेस नहीं होना चाहिए आपका, ये आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। रेंट पे देना अगर आपका बिजनेस ही है तो फिर कहता है कि भाई इंडेक्स 16 में चले जाइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है। या फिर खरीदना बेचना, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये आपका बिजनेस ही है तो कहता है इंडेक्स 2 में चले जाइए, इन्वेंट्री में। ठीक है। हालांकि मैंने ये समझाने के लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए थे। कहते हैं कि सर यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि सर प्रॉपर्टी जो है वर्ड, प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ है, या तो लैंड या फिर बिल्डिंग, या फिर बोथ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अलावा कोई भी नहीं। इसके अलावा कोई भी आपके पास में प्रॉपर्टी है तो फिर इंडेक्स 40 नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि भाई आपके पास में या तो रेंटल पर्पस हो सकता है या फिर कैपिटल एप्रिजिएशन। तो इसके लिए इंडेक्स 40 ने कहा कि क्लियर आपको यहाँ पे या तो रेंटल पर्पस हो सकता है या फिर कैपिटल एप्रिजिएशन। बट इंपॉर्टेंट इज कि वो आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस है तो फिर रिस्पेक्टिव इंडेक्स अप्लाई होंगे, इंडेक्स 40 नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है। कहते हैं कि भाई रेंटल आपका बिजनेस है मतलब इंडेक्स 16, और आपके पास में सेल आपका बिजनेस है तो इंडेक्स आपके पास में 2 हो जाएगा। ये क्लियर था आपके पास में, और मैंने समझा भी दिया था कि इंडेक्स 2 क्यों है सेल के वक्त, और आपके पास में प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तब इंडेक्स 16 क्यों है, ये आपको क्लियर है। ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने कहा कि भाई आपके जैसे इंडेक्स 16 में पढ़े, इंडेक्स 38 में पढ़े, वह वैसे ही यहाँ पे भी है। कहता है कि मेजरमेंट कैसे करेंगे प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी मतलब लैंड और बिल्डिंग या फिर बोथ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि सर मेजरमेंट में भी सेम एज आपके पास में इंडेक्स 16, सेम एज आपके पास में इंडेक्स 38। कहते हैं कि दो तरीके हैं, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। या तो नया नया आपने परचेज करा है तो कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट, और ऑलरेडी परचेज्ड है उसकी बस आपके पास में क्या है कि वो आपके पास में सेकेंड टाइम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट में कहते हैं कि सर 3 तरीके हैं बेसिकली। हालांकि इंडेक्स 16 में काफ़ी सारे तरीके थे आपने देखे हो तो, लेकिन इंडेक्स 40 के हिसाब से प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 3 तरीके हो सकते हैं इनिशियल मेजरमेंट में। या तो आप परचेज करके लेके आ सकते हैं, या फिर एक्सचेंज हो सकता है, या फिर हेल्ड बाई लेसी। ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में भी एक वर्ड लिखा था कि प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर, और कहते हैं कि लीज एज अ राइट टू यूज असेट। हालांकि मैंने कहा था कि ये यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आपके पास एक रिस्पेक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स 116, वहाँ पे ये आप आराम से पढ़ेंगे, ये टॉपिक पूरे का पूरा वहीं पे है। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिंपली वो नहीं पढ़ाया था। ठीक है। तो वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे आपके पास में। और मैंने यहाँ पे इनिशियल मेजरमेंट के वक्त कहा कि भाई परचेज और एक्सचेंज सेम एज आपके पास में इंडेक्स 16 है, मतलब इंडेक्स 16 में जो भी टॉपिक थे वही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में थी, कहते हैं कि इंडेक्स 16 में, इंडेक्स 38 में आपको दो तरीके मिलते थे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के, एक तो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। बट इंडेक्स 40 के हिसाब से सब्सिक्वेंट हो या फिर इनिशियल हो, दोनों में ही आपके पास में क्या है सर, कॉस्ट मॉडल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हालांकि क्वेश्चन में आपको ये भी कहेगा कि इनिशियल आपके पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास में, और हम इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना होगा कि रिवैल्यूएशन अलाउएबल नहीं है, कंपनी ने जो किया वो गलत है। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपके पास में एग्जाम में, और स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ ये तो कंपनी ने सही किया रिवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट
जो है आपके पास में इंडेक्स 16 हो या फिर 38 हो, वहाँ पे तो दो तरीके हैं, लेकिन इंडेक्स 40 में सिर्फ एक तरीका, कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल जैसा कुछ है ही नहीं आपके पास में, ठीक है। हाँ, रिवैल्यूएशन मॉडल आपके पास में अप्लाई नहीं होगा, कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई करेंगे, मतलब कि कॉस्ट ही आपके पास में शो की जाएगी बैलेंस शीट में। बट फेयर वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्क्लोजर पर्पस के हिसाब से, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर आपके पास में हम उसे शो करेंगे फेयर वैल्यू को। हालांकि उसका कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल तो हम अपना नहीं सकते, कॉस्ट मॉडल ही है, कॉस्ट ही शो करेंगे। बट फेयर वैल्यू को एज अ डिस्क्लोजर पर्पज आपको शो करना पड़ेगा, इंडेक्स 40 ने ऐसा कहा है। अच्छा, डिस्क्लोजर पर्पस की बात हो ही रही है, तो यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा, यहाँ पे इंडेक्स 40 ने कहा कि आपको फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर पर्पस के लिए बतानी पड़ेगी, ठीक है, शो करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे डाउट क्रिएट हुए कि फेयर वैल्यू नहीं पता, फेयर वैल्यू नहीं पता, फेयर वैल्यू नहीं पता। तो इंडेक्स 40 ने देखा कि मेजोरिटी यहाँ पे जो डाउट है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मतलब बिल्डिंग हो, ठीक है, तो आपने उसे कंस्ट्रक्ट करवाया, तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है कि फेयर वैल्यू ना पता हो, ठीक है। तो उन सभी लोगों को इंडेक्स 40 ने कहा कि अगर आपका प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में है और फिर आपको फेयर वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो आपको दो ऑप्शन दे दिए, दोनों में से जो अर्लियर हो वो आप तब करिए, ठीक है। क्या ऑप्शन है, कहते हैं कि जब फेयर वैल्यू आपको मेजरेबल हो जाए तब, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, उसके बाद कभी भी आपको जब भी फेयर वैल्यू मेजरेबल मिल जाए तब बता देना, ठीक है। या फिर कहते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली, तो तब बता देना, ठीक है। तो इन दोनों में से जब आपके पास में अर्लियर हो तब आपको यहाँ पे क्या करना है सर, फेयर वैल्यू को शो कर देना है। अच्छा, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं, इसके अलावा कोई आपके पास में केसेस है जहाँ पे आप फेयर वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करेंगे, तो कहते हैं इंडेक्स 40 ने ये भी कहा कि अगर इसके अलावा कोई अदर केस है तो सिंपल है, इंडेक्स 40 ने कहा कि इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, मतलब किस तरीके की प्रॉपर्टी है और क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वाई, एक्सप्लेन वाई, ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन वाई, क्यों, और फिर आपको बताना है कि भाई रेंज क्या हो सकती है। लेकिन ये आपको इफ पॉसिबल ऐसा कहा गया है, मतलब पता ही नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ रेंज भी बता दें कि 5 से 6 लाख रुपए के अंदर अंदर आपके पास में हो सकता है इसका फेयर वैल्यू, तो आप रेंज भी दिखा सकते हैं फेयर वैल्यू का, ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट बताए गए, कहते हैं कि जब आपको फेयर वैल्यू नहीं पता है तो अदर केस है, तो आपको ये 3 चीज़ें बता देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सब्सिक्वेंट कोर्स से रिलेटेड एक और चीज़ यहाँ पे बता रहे थे, वैसे ये तो बताने लायक थी नहीं, एक नॉर्मल पॉइंट था, लेकिन रिवीजन के टाइम आपके पास में रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने ये लिखवा दिया था। कहते हैं कि सर डे टू डे कॉस्ट जो है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, ये आपको वैसे भी पता था, ठीक है, वो ऑलवेज पीएनएल में जाती थी। प्लस आपके पास में अगर कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया तो वो भी आपके पास में पीएनएल में जाता है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये था कि अगर रिप्लेसमेंट आपने करवाया है किसी पार्ट्स का, तो उसमें ज़रूरी है कि आपके पास में वो रिप्लेसमेंट की कंसिडर किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास में बिल्डिंग है, हालांकि मैंने इसका इलस्ट्रेशन वन ही करवा दिया था, वही ले लेते। मैंने कहा कि सर एक बिल्डिंग है जिसकी वॉल है आपके पास में, ये वॉल है जिसको हमने रिप्लेस करवाई, मतलब इसे तोड़ दिया गया और इसे नया बनाया गया। तो कहते हैं कि जो ओल्ड की कैरिंग वैल्यू हमारे बुक्स में थी वो 1 लाख थी, और जो नई बनाई उसका खर्चा 5 लाख हुआ, बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है। तो कहते हैं कि 50 लाख तो बिल्डिंग की वैल्यू है, प्लस करेंगे जो खर्चा नया किया मतलब 5 लाख, और माइनस कर देंगे ओल्ड की कैरिंग वैल्यू मतलब 1 लाख। तो कहते हैं कि ये आपके पास में कितना हो जाएगा सर, 54 लाख रुपीज़। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, इंडेक्स 16 में ये हम पढ़े थे। यहाँ पे सेम है तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया सेम एज आपके पास में इंडेक्स 16, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर ही लिखे लेते हैं हम अपने, सेम एज इंडेक्स 16, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेम एज इंडेक्स 16, ठीक है, सेम एज आपके पास में इंडेक्स 16, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, कहते हैं कि प्रॉपर्टी हो सकता है कि एक से ज़्यादा आपके पास में पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा हो। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पज़, फॉर मोर देन वन पर्पज़ हो सकता है ना। मैंने अभी आपको कहा था कि एक हमारे पास में एक हॉल है पूरे का पूरा, जहाँ पे हम कुछ पार्ट बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और कुछ पार्ट हम यहाँ पे अपने सेल्फ
पे बेसिकली रेंट आउट कर दिया, ठीक है। हमने ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि एक पूरे का पूरा होल है, ठीक है, हमारे पास में, ये आपके पास में, और वहाँ पे हमने कुछ जो पार्ट है वो हमने रेंट पे दे दिया, रेंट, और कुछ पार्ट हमने बिजनेस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस में यूज़ हो रहा है वहाँ पे तो आपके पास में इंडेक्स 16 है, और रेंट पे दिया है मतलब वहाँ पे आपके पास में इंडेक्स 40 है। तो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है फॉर दी आपके पास में मोर देन वन पर्पस। तो इंडेक्स 40 ने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसे स्प्लिट कर पा रहे हैं तो सिंपल है, कहता है कि जो भी स्प्लिटेड आपके पास में एरिया है उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स लगा दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब आप उसे स्प्लिट नहीं कर पा रहे, ठीक है, जब आप इसे स्प्लिट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि बिजनेस के लिए वो सिग्निफिकेंट है क्या या फिर नहीं है। आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं। अगर वो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है तो कहता है इंडेक्स 16 लगा दीजिए, और नहीं है तो इंडेक्स 40 है, तो फिर इंडेक्स 40 है। अच्छा, ये इसी के साथ मैंने ये भी कहा था कि जो आपके पास में यूज पोर्शन है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंस को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है कई बार आपने 70% जो है वो आपके पास में रेंट आउट किया है और 30% बिजनेस में यूज़ किया है, फिर भी हो सकता है कि वो 30% ही सिग्निफिकेंट हो, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे इंडेक्स 16 लग सकता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। साइज जो आपने पोर्शन जो है वो कभी सिग्निफिकेंस को डिसाइड नहीं करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस कैसे डिसाइड होता है तो मैंने ये भी बताया था, ये जजमेंट है आपके पास में कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये जजमेंट टू जजमेंट बदलते रहता है, इसलिए हमें क्वेश्चन जब एग्जाम में दिया जाएगा तो वो ऑलरेडी बताएगा कि उनके लिए सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हम तो डिसाइड करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब जो हमें पढ़ना है 2-3 टॉपिक ये पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम आपके पास में सारे के सारे क्वेश्चन पे स्विच ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक मुझे यहाँ पे ये पढ़ाना था कि सर एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने इंडेक्स 16 में भी आपको इसके बारे में कुछ बताया था कि एंसिलरी सर्विस का मतलब होता है एक्स्ट्रा सर्विसेज। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम होटल में रूम बुक करते हैं, तो रूम बुक के साथ आपको जो है आपके पास में बेसिकली काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती है, क्लीनिंग वगैरह हो गया, ठीक है, रूम सर्विस हो गया, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये सर्विसेज क्या है, एंसिलरी सर्विस है। मतलब बुक तो आपने रूम किया है लेकिन ये सर्विस साथ में मिल रही है, एंसिलरी सर्विस, ठीक है। तो उसे हम एंसिलरी सर्विस कहते हैं। ये आपके पास में मैं हेडिंग दे देता हूँ, आपका टॉपिक है एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज। कहते हैं कि अगर एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करी तो इन सर्विस को कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब ये कौन से इंडेक्स में जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, इंडेक्स 40 ने कहा बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये चीज़ भी आपको बता देते हैं। वही जो मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स ने ऊपर कहा वही चीज़ यहाँ पे भी लिखनी है। कहते हैं कि सर आपके पास में यही चीज़ यहाँ पे आएगी, सेम एज आपके पास ये जो सिग्निफिकेंस वाला है वही है यहाँ पे भी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, कहते हैं बड़ा सिंपल चीज़ है, यहाँ पे समझिए। इसने बड़ी सिंपल बात कही, कहते हैं कि एंसिलरी जो सर्विस आपने प्रोवाइड करी क्या वो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है, अगर है तो वो इंडेक्स 16 है, और अगर नहीं है तो फिर वो इंडेक्स 40 के साथ ऐड होगा। मतलब देखिए एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा कि सर हमने एक रूम रेंट पे दिया है, एक प्रॉपर्टी है हमारी रूम, ठीक है, उसको हमने क्या किया सर, रेंट पे दिया है, ठीक है, रेंट पे दिया है। अब हमने इसके साथ एक और सर्विस प्लस सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके की सर्विस, सर्विस हमने प्रोवाइड की है, फॉर एग्जांपल एक सर्विस प्रोवाइड करी है कि आपके पास में जो लास्ट में आपके पास में हर महीने या फिर 2-3 महीने जो अभी आपका लाइट बिल होता है, ठीक है, जब पेमेंट आएगा तो आपका लाइट बिल जो है वो आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, लाइट बिल ले लिया जाएगा और खुद हम उसे पेमेंट करके आएंगे। मतलब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना लाइट बिल दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, आपका जो है यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं पे भी पेमेंट करने की जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें दे दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। ये सर्विस हमने प्रोवाइड करी।
अब कहते हैं कि सर ये सर्विस जो है वो बेसिकली आपके पास में बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं, तो नहीं, ये सर्विस आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ये आपके पास में ऑलरेडी आपके पास में कहा जाएगा सर इंडेक्स 40 में, इंडेक्स 40 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये कैसे कह दिया कि ये सर्विस जो है वो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं, आपने कह दिया कि नहीं है, लेकिन कैसे डिसाइड होगा? तो ये दूसरा एग्जांपल दूँ, तब उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये कैसे आइडेंटिफाई होता है। देखिए दूसरा एग्जांपल, एक होटल है, ठीक है, होटल है, ये आपके पास में होटल हो गया, ठीक है, वहाँ पे हमने एक रूम बुक किया है, वो रूम रेंट पे देते हैं बेसिकली, ठीक है, तो रूम रेंट पे देते हैं, ठीक है जी, रूम रेंट पे देते, और ये तो इनका बिजनेस है, मतलब ये इंडिया 16 में कवर हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देते हैं। सर्विसेज कैसी भाई? रूम सर्विस हो गया, क्लीनिंग सर्विस हो गया, ठीक है, ये सारी सर्विसेज। तो कहते हैं कि ये सर्विसेज कैसे होगी, तो ये इंडिया 16 में जाएगी, ये इंडिया 16 में जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के हिसाब से है, मतलब बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन अगेन वही आता है कि सर ये डिसाइड होता कैसे है, मतलब कैसे पता चल गया कि ये बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं? तो बड़ा सिंपल है, कहते हैं कि जो मेन असेट है वो क्या है। कहते हैं कि सर यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 1 दिया उसमें ये था रूम, और दूसरा एग्जांपल दिया वहाँ पे आपके पास में होटल रूम था, ठीक है, ये नॉर्मल हमारे पास में एक रूम रेंट पे दिया है, और ये दूसरा एग्जांपल है होटल रूम का। अब डिसाइड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सिंपल ये होता है कि जो रूम रेंट पे हम लेते हैं, ठीक है, जब रूम रूम रेंट पे लिया जाता है, तब क्या यहाँ पे सर्विसेज को देखा जाता है? यहाँ पे जो पहला एग्जांपल दिया उसमें सोचिए ज़रा, यहाँ पे जब हम जो टेनेंट है वो आएगा रूम देखने के लिए, क्या वो सर्विसेज को कंसिडर करेगा? नहीं सर, क्योंकि सर्विसेज नॉर्मली होती ही नहीं है, ये तो बस एक्स्ट्रा एक दे दी गई है सर्विसेज। बाकी रूम रेंट पे देने का मतलब क्या है? रूम अच्छा है वही देखने आते हैं, और अच्छा है तो वो आपके पास में रेंट पे आपके पास में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं होटल की बात करूँ तो होटल में ये भी देखा जाता है कि सर्विसेज अच्छी है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो रूम रेंट पे नहीं लेते। मतलब आप समझिए, एक एग्जांपल यहाँ पे वो है जहाँ पे सर्विसेज का वैसे कोई इंपॉर्टेंस था नहीं, और ना ही टेनेंट को वो चीज़ देखनी थी। ये तो एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस था प्रॉपर्टी, ठीक है। बट वहीं पे मैंने सेकंड एग्जांपल कहा, तो मैंने क्या बताया? कहते हैं कि वहाँ पे तो जो प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस सर्विसेज भी है, क्योंकि सर्विसेज पे भी ये डिसीजन ले रहे हैं कि यहाँ पे रूम रेंट पे लेना या फिर नहीं। सर्विसेज भी एक तरीके से सिग्निफिकेंट पार्ट है, अगर नहीं है तो फिर वो दूसरी होटल में चले जाएंगे। सर्विसेज भी अच्छी होनी ज़रूरी है। कहते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस बिजनेस का है, ठीक है, जो आपका बिजनेस है उसमें सिग्निफिकेंस इसका भी है, क्योंकि सर्विसेज अच्छी नहीं, रूम रेंट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा कि ये इंडेक्स 16 अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो है सिग्निफिकेंट फॉर बिजनेस है, और यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट है, मिले तो भी ठीक है, नहीं वैसे भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कहते हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, तो कहते हैं यहाँ पे इंडेक्स 40 लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ आपके पास में। इस पे बेस आई थिंक इसके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आपके पास में क्लियर हो जाता है। आइए, इस ये पॉइंट आपके पास में क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए मेरे साथ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। एक नॉर्मल पॉइंट है, ये भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कई बार जो है होल्डिंग कंपनी और आपके पास में सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों के बीच में कई बार क्या होता है कि सर ट्रांजेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास में एक होल्डिंग कंपनी है, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। मैंने कहा कि सर एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, एक मिनट ज़रा, ठीक है, मैंने कहा कि सर एक होल्डिंग कंपनी है,
ठीक है जी। मैंने कहा एक होल्डिंग कंपनी है और एक आपके पास में सब्सिडरी कंपनी है, एस लिमिटेड मैं कह देता हूँ। एक होल्डिंग कंपनी और एक आपके पास में क्या है सर, सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है? हाँ सर, ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि सर फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी के पास एक रूम है या फिर एक हॉल है पूरे का पूरा, ये रहा वो हॉल, ठीक है, एक पूरे का पूरा हॉल है। अब क्या करा सर, होल्डिंग कंपनी के पास ये हॉल है, होल्डिंग कंपनी ने इसे रेंट पे दे दिया, किसको सर, सब्सिडरी कंपनी को। ठीक है, रेंट रेंट पे दे दिया गया किसको सर, सब्सिडरी कंपनी को। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं कहूँ कि सर होल्डिंग कंपनी का बिजनेस जो है प्लास्टिक का है, ये तो बस ऐसे ही रेंट पे ऐसे पड़ा था तो रेंट पे दे दिया गया, तो आप कहेंगे कि सर क्या होना चाहिए सर, इंडेस 40, इंडेस आपके पास में इंडेस 40 होना चाहिए सर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट है क्या सर? नहीं है, सिंपल था। बट आपको पता होगा सर, इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप पढ़े थे कि सर होल्डिंग कंपनी को कई बार जो है एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही होता है खुद का, दूसरा एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो खुद का जब आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा, ठीक है, तो जब खुद का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करेगी एच लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो कहते हैं जब सेपरेट, जब आपके पास में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा होगा, ठीक है, जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा होगा, मतलब ये असेट जो है वो एच लिमिटेड की है और एस लिमिटेड को रेंट पे दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंडेस 40 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में क्या है सर, इंडेस 40, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल जो हमने डिस्कस करी वही है। बट दिक्कत अब आएगी, क्या दिक्कत आएगी, कहते हैं कि जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जाएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर में क्या होता है सर, आपको पता होना चाहिए। कहते हैं कि सर एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, मतलब होल्डिंग और सब्सिडी दोनों की असेट को मिक्स दिखाया जाता है एज अ एक कंपनी। ठीक है, एक ही कंपनी है, इस तरीके से दिखाया जाता है, सबकी यहाँ पे असेट जो है वो मिक्स में आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे इंटर लेवल पे आपने प्रिपेयर भी करे होंगे, ठीक है, अकाउंट में आते थे। तो यहाँ पे वही कह रहा हूँ कि कंसोलिडेटेड प्रिपेयर करेंगे तब क्या होगा, ज़रा सोचिए। कहते हैं कि अब तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड एक ही कंपनी हो चुकी है। अब क्या हम ये कहेंगे कि हमने रेंट पे दिया है और हम ही ने ही रेंट पे लिया है? ऐसा तो हो नहीं सकता है सर। खुद को कैसे कोई रेंट पे दे सकता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी है और खुद को ही रेंट पे दिया है और खुद को ही हम रेंट पे कर रहे हैं? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसे कभी हम दिखा सकते हैं? नहीं सर। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, वहाँ पे तो दिक्कत नहीं थी क्योंकि दोनों कंपनी सेपरेट सेपरेट थी, तो वहाँ पे हम इंडेस 40 के हिसाब से शो करेंगे। कहते हैं कि सर एच लिमिटेड ने रेंट पे दिया है आपके पास में ये जो भी रूम है वगैरह चीज़ें हैं एस लिमिटेड को, और एच लिमिटेड का बिजनेस ही कुछ और है तो इंडेस 40 में कवर हो जाएगा। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वक्त क्या करेंगे, तो इंडेस 40 ने बड़ा ही क्लियर कहा, कहते हैं कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दोनों कंपनी आप ही है। ठीक है, मतलब कोई अपने आप को रेंट पे कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता। तो हम कहते हैं कि भाई हमने ही खुद यूज करा है, इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, इंडेस 40 ने कहा। मतलब कि आपने ऑन यूज पे ये प्रॉपर्टी ली है, ये ट्रीट करना पड़ेगा, कहते हैं ऑन यूज। ठीक है, ऑन, एक मिनट जरा, ये आज क्या हो रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। फॉर ऑन यूज्ड प्रॉपर्टी, खुद के यूज़ के लिए हमने यूज़ करी है, ये आपको ट्रीट करना पड़ेगा। क्या ये बात आपके पास में क्लियर हो रही है? सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था। कहते हैं कि सर सेपरेट में तो दोनों ही कंपनी सेपरेट थी, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपके पास में। दिक्कत तब आई जब खुद ऑन यूज़ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा।
क्योंकि कंसोलिडेटेड है तो दोनों एक ही है। तो कहते हैं ऑन यूज, और खुद के यूज के लिए तो इंडेस 16 लग जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इंडेस आपके पास में 16, इंडेस 16 लग जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट याद करिए, खुद के यूज़ के लिए अगर हम यूज़ करते हैं आपके पास में प्रॉपर्टी, तो इंडेस 16 लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें वापस से मुझे एक बार याद कर लेनी चाहिए कि कब इंडेस 40 आएगा, कब आपके पास में इंडेस 16 आएगा, कब इंडेस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आपके पास में बता देता हूँ। कहते हैं कि सर कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक और बार बता रहा हूँ मैं, वापस से फिर हर बार आपके पास में नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो समझिए, मैंने कहा कि आपके पास में ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है सर, प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी आपने, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने क्या करा सर, रेंट पे दिया। आपका बिजनेस नहीं है, आपका ये बिजनेस नहीं है, तो इंडेस 40 लग जाएगा, इंडेस 40 लग जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस नहीं है आपके पास में, नो बिजनेस, इस तरीके से कर देता हूँ, एनबी शॉर्ट में। मैंने कहा कि सर प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया, रेंट पे, ये आपका बिजनेस है इस बार। अगर बिजनेस है, प्रॉपर्टी आपके पास ही रह रहा है, तो इंडेस 16। प्रॉपर्टी आपके पास ही है, रेंट पे दे रहे हो, मतलब कि आपके पास में इंडेस 16, इंडेस 16, इंडेस 16। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी। ठीक है, ये बिजनेस आपका नहीं है, ये आपका बिजनेस नहीं है, एनबी, तो इंडेस 14 है, तो इंडेस 40 है। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा, इसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि सर प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, बट सेल परचेज करना तो हमारा बिजनेस ही था। प्रॉपर्टी आ रही है और जा रही है, जब प्रॉपर्टी आती है और जाती है आपके पास में, ऑलवेज उसे हम इन्वेंट्री ट्रीट करते हैं। मतलब इन्वेंट्री के लिए इंडेस है इंडेस 2, जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर आपके पास ही रह रही है तो इंडेस 16 लगेगा या फिर 40 लग सकता है। बट प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, वो जा रही है, तो इंडेस 40 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रहे, इंडेस 16 और 2 कब आएगा तब आपको पता चलना चाहिए। प्रॉपर्टी आपके पास ही रह रही है, मतलब वहाँ पे इंडेस 16 हो सकता है या फिर 40 हो सकता है। बट प्रॉपर्टी जा रही है और आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे 40 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ये बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल दे दिया आपको यहाँ पे, मैंने कहा आपके पास में कि खुद के यूज़ के लिए, ऑन यूज़ के लिए आपने प्रॉपर्टी को यूज़ करा है, ऑन यूज, मतलब ये एक तरीके से बिजनेस ही माना जाता है, बिजनेस यूज़। ऑन यूज़ का मतलब बिजनेस ही माना जाता है। ठीक है, इंडेस कहता है ये खुद का बिजनेस ही यूज़ है, मतलब आपके पास में बिजनेस ही माना है, और बिजनेस है मतलब कि प्रॉपर्टी आपके पास है, इंडेस 16 लग जाएगा, इंडेस 16 लग जाएगा। एक और पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये रेड कलर मार्किंग में हम करेंगे, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा कि सर एक ऐसा है कि प्रॉपर्टी परचेज कर ली, बट इसका जो पर्पज़ है, पर्पज़ वो आपके पास में कहता है कि सर अनडिटरमाइंड है। कई बार होता है ना कि हमने प्रॉपर्टी तो परचेज कर ली, लेकिन पता नहीं है कि बिजनेस में यूज़ करेंगे या फिर आपके पास में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। होता है कई बार, मोस्टली हो जाता है कई बार। ठीक है, ये डाउट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा। तो कहते हैं कि जैसा ये हो, तो इंडेक्स 40 बड़ा ही क्लियर है कि कभी ऐसा हो कि प्रॉपर्टी आपने परचेज करी, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमने क्या करना है, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो कहते हैं कि तब जब आपके पास में डिटरमाइन नहीं है आपका पर्पस, ऑलवेज आपके पास में क्या है, इंडेक्स 40 लगेगा, ऑलवेज आपके पास में इंडेक्स 40 लगेगा। ये बड़े क्लियर है, यहाँ पे आपको बताया गया। कहते हैं कि पर्पस अनडिटरमाइंड है, ऑलवेज इंडेक्स 40, ऑलवेज आपके पास में इंडेक्स 40। ये इंपॉर्टेंट था, और ये लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं रेंट पे दिया, बिजनेस नहीं है आपके पास में, तो वो बिजनेस नहीं है, तो इंडेक्स 40 है। रेंट पे दिया, आपका बिजनेस ही था, इंडेक्स 16 है। कहते हैं कि सर खुद के यूज़ के लिए, ऑन यूज़ के लिए है, तो भी इंडेक्स 16 है।
उसके बाद कहते हैं कि सेल कर दिया बट बिजनेस नहीं था हमारा, तो इंडेस 40 है। और वो बिजनेस था तो आपके पास में क्या है सर, आपके पास में इंडेस 2 है। यहाँ पे बी लिखना था, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस आपके पास में बी। क्लियर है? अच्छा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने रेड मार्किंग करवाया, कहते हैं कि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि प्रॉपर्टी तो परचेज कर ली है बट उसका जो पर्पस है वो डिटरमाइन नहीं है, अनडिटरमाइंड है, तब क्या करेंगे? तो कहते हैं ऑलवेज इंडेक्स 40 लगेगा, ऑलवेज। उसके बाद जब डिटरमाइन हो जाए तो उसके बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, कन्वर्जन का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक पे आ जाइए मेरे साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है वही पॉइंट, कहता है ट्रांसफ़र कर दिया गया, तब क्या करेंगे? कहते हैं कि टॉपिक का हेडिंग है ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कई बार होता है ना, मतलब हमने प्रॉपर्टी परचेज करी फॉर एग्जांपल, तब इंडेक्स 16 था। इंडेक्स 16 कब होता है? या तो हमने प्रॉपर्टी जो परचेज करी, ठीक है, या तो हमने प्रॉपर्टी जब परचेज करी, इंडेक्स 16 कब होता है? कहता है कि या तो हमने प्रॉपर्टी परचेज करी फॉर द बिजनेस पर्पज या फिर खुद के यूज़ के लिए। दो ही पर्पज हो सकते हैं, ऊपर मैंने लिखवाया है एग्जाम्पल, आप देखते रहिएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे देखते रहिएगा। यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, ठीक है, वो जो मैंने लिखवाया अभी अभी, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ देखते रहिएगा, ठीक है, वहीं से क्लियर होगा। कहते हैं इंडेक्स 16 कब हो सकता है? प्रॉपर्टी परचेज करी या तो बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है, या फिर आपके पास में सेल्फ यूज़ के लिए, तब इंडेक्स 16 आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है और सेल्फ यूज़ के लिए, तो इंडेक्स 16 होगा, बिल्कुल सर। इसके बाद मुझे लगा कि भाई अब मुझे सेल्फ यूज़ नहीं करना है, अब ऐसे इन्वेस्टमेंट रखना है, अगर कुछ प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं उसे बेच दूंगा या फिर अभी फ़िलहाल के लिए रेंट पे डाल दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब सेल्फ यूज़ कर रहे तो इंडेक्स 16 था, बट अब आपका पर्पस चेंज हो रहा है। अब आपका पर्पस क्या आ रहा है सर? पर्पस ये आ रहा है कि अब हम इसे रेंट पे चढ़ाएंगे, अगर कोई प्रॉफिट भी दिखा तो बेच देंगे। तो कहते हैं कि सर ये तो कन्वर्जन हो गया। कहते हैं कि आप जा रहे हैं इंडेक्स 16 से लेके इंडेक्स 40 पे, आपके पास में कहाँ जा रहे हैं सर? इंडेक्स 40 पे जा रहे हैं। तो ऐसा ट्रांसफ़र अलोएबल आंसर इज यस, हो सकता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे ट्रांसफ़र होते ही रहते हैं। इंडेक्स 40 से लेके इंडेक्स 16 में, या फिर इंडेक्स 16 से 40 में, कई बार 2 से लेके इंडेक्स 2 में से 40 में भी जा सकते हैं, 40 से 2 में भी आ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कैसे, देखिए समझिए। मैंने कहा आपके पास में इंडेक्स 2 है, हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और जिस पे इंडेक्स 2 लग रहा है अभी। इंडेक्स 2 कब लगता है मुझे बताइए? कहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस ही सेल परचेज का है, हमने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और हमारा प्रॉपर्टी सेल परचेज का ही बिजनेस है, तो ये प्रॉपर्टी भी कहाँ चली जाएगी? इंडेक्स 2 में चली जाएगी। बट जैसे ही हमने परचेज करी तब इंडेक्स 2 लग रहा था, बट हमने उसके बाद जो सोचा कि हमें ये सेल परचेज नहीं करना है, हमने रेंट पे चढ़ा दिया कि ये प्रॉपर्टी को हमें सेल परचेज में नहीं लेना है, बाकी सारी प्रॉपर्टी है हम उसे सेल परचेज करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बट ये प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे चढ़ा दिया कि ये सेल नहीं करना है। तो ये कहाँ पे हो गया सर? इंडेक्स 2 में से आप कहाँ पे चले गए सर? इंडेक्स 2 में से आप चले गए इंडेक्स 40 पे, ठीक है, इंडेक्स 40 पे। ये आपके पास में ये प्रॉपर आज वर्क नहीं कर रहा है, इंडेक्स 40, ठीक है जी। या फिर उल्टा भी हो सकता है। कैसे उल्टा हो सकता है? उल्टा ये इस तरीके से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी, रेंट पे चढ़ा दिया, बट उसके बाद हमने सोचा कि हमारा जो सेल परचेज का बिजनेस है, ये प्रॉपर्टी भी उसमें ही ले लेते, कहीं सेल परचेज कर देंगे और ख़त्म, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो कहते हैं बेसिकली ये ट्रांसफ़र हो सकते हो, और ये डाउट तो क्वेश्चन ये जो है वो स्टूडेंट के दिमाग में शुरुआत में ही आ चुका होगा। कहता है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है सर, बदल भी तो सकता है हमारा पर्पस, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने कहा था कि पर्पस के हिसाब से देखना है, तो जब पर्पस बदल सकता है तो कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है आपके पास में। तो मैं यही चीज़ कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है,
तो इंडेक्स 40 ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट जब ट्रांसफ़र करेंगे, इंडेक्स 40 ने एक बड़ी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट करी, कहता है कि जब भी आप ट्रांसफ़र करें, ये ऑलवेज होगा आपके पास में कैरिंग वैल्यू पे, ऑलवेज आपके पास में किस पे होगा सर, कैरिंग वैल्यू पे। यहाँ पे एक मिनट ज़रा, ऑलवेज आपके पास में जब भी आप ट्रांसफ़र करें ऑलवेज कैरिंग वैल्यू पे होगा। ये आज प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा लग रहा है। ऑलवेज आपके पास में क्या होगा सर, कहते हैं ऑलवेज आपके पास में कैरिंग वैल्यू पे होगा। मतलब सर समझ नहीं आया, समझिए। मैंने कहा कि सर एक हमारे पास में प्रॉपर्टी सेल्फ यूज़ कर रहे थे, अब हमने सोचा कि इस पे रेंट पे दे देंगे, इसको क्या करेंगे सर, रेंट पे दे देंगे। तो कहा गया है कि सर जब ऐसा हो कि इंडेक्स 16 में से 40 पे जा रहा है, तो सिंपल है कि उस टाइम पे जब ट्रांसफ़र हो रहा है उस टाइम पे बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू कितनी है वही आपके पास में देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी की, वैसे प्रॉपर्टी की, ठीक है, ये प्रॉपर्टी की आपके पास में फॉर एग्जांपल कैरिंग वैल्यू है 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए क्या है सर, सी है कैरिंग वैल्यू। वहीं पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एफ वी 6 लाख रुपए है। अब हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हमारा पर्पस चेंज हुआ, अब ये हमारे पास में इंडेक्स 40 में जा रही है, इंडेक्स 40 में जा रही है, तो ऑब्वियसली अब इंडेक्स 40 के जो रूल है वो इस प्रॉपर्टी पे लगेंगे, इंडेक्स 16 के जो लग रहे थे वो ख़त्म, ठीक है। तो कहते हैं कि बड़ा सिंपल है, समझिए। कहते हैं कि सर इंडेक्स 40 के रूल लगेंगे, लेकिन तब जब ये प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 के हिसाब से दिखाई देगी। कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे, कहते हैं कि ऑलवेज कैरिंग वैल्यू, ऑलवेज कैरिंग वैल्यू। इस पे क्वेश्चन है, देखेंगे तब वापस से ही समझाऊंगा, ठीक है। फेयर वैल्यू को इग्नोर करेंगे ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज आपके पास में। और ट्रांसफ़र करने का आपके पास में पर्पस जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। इंडेक्स 40 ने कहा कि भाई सोच रहे हैं ऐसा नहीं, क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं, इसके रिलेटेड एविडेंस भी होने ज़रूरी है, ध्यान रहे। जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र आप किस पे करेंगे सर, कैरिंग वैल्यू पे, ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाएगी। और प्लस इंडेक्स 40 ने यह भी कहा कि इसके रिलेटेड आपके पास में क्या होना चाहिए सर, प्रूफ, एविडेंस होने ज़रूरी है, ठीक है, कि हाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, रेंट पे, बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अब रेंट पे देने वाले हैं, तो रेंट से रिलेटेड अब टेनेंट ने बातचीत हो चुकी है, ये आपके पास में प्रूफ हो सकता है, एग्रीमेंट प्रूफ हो सकता है, ठीक है। मतलब आप कंप्लीटली से पर्पस को चेंज करने वाले एविडेंस दे चुके हैं, तो फिर आपके पास में ट्रांसफ़र माना जाएगा, वरना फिर ट्रांसफ़र माना नहीं जाएगा। अगर एविडेंस नहीं है तो नहीं माना जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके जी, यहाँ पे इतना सा यहाँ पे पॉइंट था, जो कंसेप्ट आपके पास में ये कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो कंसेप्ट है कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाद एक के बाद एक सारे क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूँगा। कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे इसके अलावा कोई कंसेप्ट आपके पास में बचता नहीं है। क्लियर है, चलिए, तो अब आ जाइए नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास में एक के बाद एक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है, चलिए।